हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का हम लोग इस वीडियो में सेट 3 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर दिया जाता है। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे इस वाले सेक्शन में, इसी में आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। जो भी पीडीएफ दिए जाते हैं यूट्यूब वीडियोज के, आपको इसी वाले सेक्शन के अंदर दिखेंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जो पूछा गया था 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है मतलब सतह के लंबवत फेंका जाता है, किसी एंगल पर नहीं फेंका जाता है। सतह है, इससे किसी एंगल पर नहीं फेंका जाता है, एकदम से लंबवत फेंका जाता है, ताकि जिस पाथ पर वस्तु ऊपर जाए उसी पाथ से होते हुए वस्तु नीचे आए। रास्ता को चेंज वस्तु जो है वो नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए ये सतह है, ऐसे वस्तु को फेंका जाता है तो ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब ये होता है कि अगर इस रास्ते वस्तु जो है इस हाइट तक आई है तो इसी रास्ते वस्तु जो है इसी वाले पॉइंट पर आकर के गिरेगी। अगर किसी एंगल से फेंका जाएगा तो वस्तु जहां से फेंका जा रहा है वहां पर वस्तु नहीं गिरेगी, किसी दूसरे स्थान पर गिरेगी। अगर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो इसका मतलब होता है कि जिस स्थान से वस्तु को फेंका गया है ऊपर, उसी स्थान पर वस्तु आकर के वापस से गिरेगी। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई डैश होगी। जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। देखो, जब हम किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाती है, इसके लिए आपके पास ये सूत्र है। h मैक्सिमम हाइट, h मैक्स मीन्स मैक्सिमम हाइट बराबर u स्क्वायर बटे में 2g। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है। यहां से मैक्सिमम हाइट आप निकालेंगे, u आपको दिया होगा सवाल में 10 गुने में 10, 2 गुने में g का मान बोल रखा है कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, नहीं तो हम लोग 9.8 लेते हैं। ये 10 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो 5 मीटर। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु अधिकतम 5 मीटर की हाइट तक जाएगी, उसके बाद वस्तु नीचे गिरने लगेगी। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? सारे ही पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और कणों के पास खासियत ये होती है कि वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिमान रहते हैं वो, क्योंकि उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के कारण ही कोई कण है या कोई भी वस्तु गति में होती है, तो हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो गर्मी के समय में हम लोग घड़े में पानी को डालते हैं ताकि घड़ा का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा हो जाता है? तो देखिए, जो घड़ा होता है उसमें होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये छिद्र आपको नग्न आंखों से में भी दिखाई ना पड़े, लेकिन छोटे छोटे जो है सूक्ष्म जो है छिद्र होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इस पोर से ना जो जल है ये भाप में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। तो द्रव को गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए। ये ऊष्मा जल से ही प्राप्त किया जाता है, और जब भी किसी वस्तु से ऊष्मा निकले वो वस्तु जो है थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ जल से ही ऊष्मा को प्राप्त किया जाता है, तो जल जो है ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा गिरता है। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना, वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण या इसी को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पत्तियों से जो जल का हानि होता है वाष्प के रूप में, पत्तियों में हम जानते हैं कि स्टोमेटा होते हैं, और इस स्टोमेटा से जल का ह्रास होता है। जल का ह्रास होता है गैस के फॉर्म में, है ना। वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है जल का, वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है जल का, तो इसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और ऐसे जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के कारण ही
घड़े का पानी ठंडा हो जाता है या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विसरण क्या होता है? पदार्थ के कण जब अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं, इसी घटना को हम लोग विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। परासरण क्या होता है? जल के अणु जब अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं तो उसे हम लोग परासरण कहते हैं। जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर है, 4.5 डायोप्टर है, और अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस हम लोग किसको बोलते हैं? अभिसारी लेंस हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को बोलते हैं। तो उत्तल लेंस की शक्ति हम लोग धनात्मक लेंगे क्योंकि फोकस दूरी इसकी धनात्मक होती है। तो ये 4.5 डायोप्टर, ठीक है, 4.5 डायोप्टर, 4.5 डायोप्टर। और अवतल लेंस की शक्ति हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, -3 डायोप्टर। अब संयोजन की क्षमता चाहिए यानी कि नेट पावर चाहिए। नेट पावर चाहिए तो हम लोग जोड़ देते हैं दोनों को, लेकिन चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, है ना। चिन्ह के साथ जोड़ेंगे तो 4.5 डायोप्टर प्लस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है, और फिर ये 3 डायोप्टर माइनस चिन्ह के साथ है, तो चिन्ह के साथ हम लोग मान बैठाएंगे यहां पर। तो ये 4.5 माइनस 3, ठीक है, 4.5 माइनस 3 यानी कि 1.5 डायोप्टर आ जाएगा प्लस साइन के साथ। तो प्लस 1.5 डायोप्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही प्रबल अम्ल है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो मान लीजिए आपके पास जल है, उस जल में आपने कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही प्रबल अम्ल है। जैसे ही आप इसको जल में डालोगे ये टूट जाएगा। अगर आप 100 मॉलिक्यूल डालते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो 100 में से ना 99 मॉलिक्यूल H+ दे देगा टूट करके, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। और ये जो H+ है ये अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में H+ रहना पसंद नहीं करता है। तो जल के जो अणु होते हैं उसके साथ ही H+ कंबाइन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो आपको जल में दिखेगा हाइड्रोनियम आयन और ये क्लोरीन आयन, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है हाइड्रोनियम आयन और ये है हाइड्रोजन आयन, और क्लोरीन आयन दिखेगा। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो जंग लगना अपने आप में एक उदाहरण है संक्षारण का। संक्षारण में क्या होता है या संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास मौजूद वायु से, नमी से या फिर किसी रसायन से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं तो उसी को संक्षारण कहा जाता है। तो जंग लगना भी संक्षारण है। लोहे को छोड़ दो आप ऐसे स्थान पर जहां पर नमी हो और वायु हो, लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है, उसी को हम लोग जंग बोलते हैं और ये घटना संक्षारण कहलाता है। तो जंग लगना अपने आप में या फिर संक्षारण ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, तो संक्षारण का उदाहरण है और ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो जंग लगता है ना उसमें अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ। ठीक, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? देखो, चालक कैसा है? धारा प्रवाहित चालक से हो रही है और वो चालक लंबा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यदि हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब अगर चालक लंबा है और उससे धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है, या फिर बोल दो चालक के चारों ओर, जैसे ये चालक है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें ऐसे सेकेंडरी वृत्त के रूप में प्राप्त होती है। अभी देखो धारा ऊपर की ओर बह रही है तो ऊपर से देखने पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है
ये आपको कैसी दिख रही है? ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत ऊपर से देखने पर। अगर आप इस धारा की दिशा को उलट देते हैं तो ये दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक ना। तब ये दिशा जो है ऐसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर हम धारा की दिशा को उलट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है। कौन सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे ना चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। जैसे यह चालक है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, यहां पर और कम होगा, यहां पर और कम होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो घटती जाएगी। तार से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाएगी, ये भी ट्रू है। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है। अब जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करवाएंगे उतना ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक। 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करवाओ तो एक पॉइंट मान लो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, 10 एम्पियर आप धारा प्रवाहित करवा दो तो उसी पॉइंट पे पहले से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। स्टेटमेंट सही है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए इस वाले केस में हम लोग मैक्सवेल ने जो अपना राइट हैंड थंब रूल दिया था उसका इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दिया था उसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये जो है ये फॉल्स है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो मैक्सवेल ने दिया था। इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये चालक है, धारा मान लीजिए कि ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हम दाहिने हाथ से चालक को ऐसे पकड़ते हैं कि जो हमारा अंगूठा होगा वो धारा की दिशा में होगा, तो अंगूठा को हम लोग रखेंगे धारा की दिशा में ऊपर की ओर। तो ये जो उंगलियां हैं जिस दिशा में मुड़ती है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं जो दिया था मैक्सवेल ने। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है ये नियम का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में डालते हैं तो उस पर जो बल लगता है उस बल की दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग करते हैं। ये एक अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। अब देखो ये जो अभिक्रिया है ये असंतुलित अभिक्रिया है, हमें इसे संतुलित करना है। तो संतुलित अभिक्रिया पहचानने का तरीका क्या है? ये जो तीर है यहां पर, इस तीर के बाईं ओर किसी तत्व के जितने परमाणु होंगे उसी तत्व के उतने ही परमाणु तीर के बाईं ओर होनी चाहिए। माफ करिएगा, तीर के बाईं ओर किसी तत्व के जितने परमाणु होते हैं तीर के दाईं ओर भी तत्व के उतने ही परमाणु होने चाहिए, उसी तत्व के उतने ही परमाणु होने चाहिए। जैसे यहां पर देखो हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, यहां पर देखिए तो कॉपर के 3 परमाणु हैं तीर के बाईं ओर, यहां पर भी कॉपर के 3 परमाणु हैं। हर एक तत्व जो है बैलेंस्ड होने चाहिए, तो भाई कॉपर तो बैलेंस्ड है। अब आप यहां पर देखो ये ऑक्सीजन कितने हैं संख्या में, क्योंकि यहां पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3 गुने में CuO, मतलब 3 बार CuO है, CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक ना। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है यहां पर 3 बार है, इस 3 का मतलब यही होता है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तीर के बाईं ओर। यहां पर देखिए तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ 4 बार H2O, हर एक H2O में 1 ऑक्सीजन है तो 4 H2O में 4 ऑक्सीजन टोटल हो जाएंगे। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड नहीं है, हर एक तत्व जो है बैलेंस्ड होने चाहिए तभी जाकर के वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर फिर से देखो 3 कॉपर के एटम्स हैं, यहां पर भी 3 कॉपर के एटम्स हैं, यहां पर देखो 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहां पर इस बार 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 3 H2O है, हर एक H2O में 1 ऑक्सीजन का एटम है तो 3 H2O में 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 2 into 2 NH3 का मतलब 2 बार NH3 है, एक NH3 में 1 नाइट्रोजन, 2 NH3 में 2 नाइट्रोजन के एटम्स, और यहां पर N2 लगा हुआ है यानी कि 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं।
हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर 2NH3 है, 2NH3 है, मतलब 2 बार आप NH3 लिखेंगे तो एक NH3 में 3 हाइड्रोजन के परमाणु है तो 2 में 6 हो जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि 2 में इस 3 से गुना कर देते हैं। क्या यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है? तो बिल्कुल यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 3 गुने में H2 है, 3 गुने में 2 6 हो जाएगा, 3 बार H2O, एक H2O में 2 हाइड्रोजन तो 3 में 6 हो जाएंगे, यानी ये बैलेंस्ड है। अब बाकी सारे बैलेंस्ड नहीं होंगे, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2 कॉपर के एटम्स है, यहाँ पर 1 है तो ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर 3 कॉपर के एटम्स है, यहाँ पर 3 कॉपर के एटम्स है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, ये भी ठीक है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 2 गुने में 2 4 नाइट्रोजन के एटम्स है तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु के लिए हम जानते हैं पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उसी परमाणु के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, क्या ऐसा है? देखो अधिकांश तत्व के परमाणु तो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, यानी मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं, लेकिन कुछ के रह पाते हैं, जैसे कि हीलियम तत्व के जो परमाणु हैं वो अकेले रह लेते हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, ये सारे जो तत्व होते हैं इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं क्योंकि ये सारे इनर्ट होते हैं। तो ये कहना कि नहीं रह पाते हैं गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु ही आपस में अभिक्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं, परमाणु ही आपस में अभिक्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के H2O बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिनमें आपको एक ही प्रकार के परमाणु दिखेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, ये सारे है ना, ये सारे मॉलिक्यूल है, अणु हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अगर हम आयन की बात करते हैं तो वहां पर भी देख लो, जैसे कि ये सल्फेट आयन है तो इनमें भी क्या है, परमाणु आपको दिख रहे हैं। जैसे कि नाइट्रेट आयन है NO3-, इसमें भी आपको परमाणु दिख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। परमाणु जो है वो उदासीन होते हैं क्योंकि उनमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है बराबर होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है, अपोजिट होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ उदासीन है। जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं एटम्स। ये स्टेटमेंट सही है। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। तो आप जितने भी पदार्थ को देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारे के सारे जो है परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए इस सवाल का सही उत्तर है। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको चाहिए। आपको ना धारा दिया गया है और समय दिया गया है, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, Q बराबर I इंटू में T। आप टोटल आवेश आप निकालिए, टोटल आवेश निकालिए, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे। तो आप टोटल आवेश निकाल लो, फिर हम यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। तो धारा है 1 एम्पियर, आवेश हम लोग कूलम में निकालेंगे, एसआई मात्रक में निकालेंगे। समय है 8 मिनट, 8 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 480 कूलम जो है ये आवेश आ गया। अब इतना कूलम मिल करके एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या फिर आप सीधा ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हो, Q बराबर N इंटू में E। ये भी एक फॉर्मूला है, Q बराबर N इंटू में E। Q आपको पता है कि 480 हो चुका है, आपको ये N चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से आप N निकालेंगे, N निकालेंगे 480 बटे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 जाएगा, 16 से इसको उड़ाएंगे 30 बार में, तो 3 गुने में ये 10 हो जाएगा, यानी 3 गुने में
19, 20, 21, 10 पे पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल, 3 गुने में 10 पे पावर 21। ठीक है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक हम लोग 11 बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम परमाणु के नाभिक में टोटल 11 प्रोटॉन है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। अच्छा, नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो नाभिक में जो कुल न्यूट्रॉन है और कुल प्रोटॉन है, उन दोनों को जोड़ दो तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। उसे हम लोग मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। और केवल प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या बोल देते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है? मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 12 प्रोटॉन है यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला जो कोश होता है वो K होता है, दूसरा L होता है, तीसरा M होता है। पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 12 ही है। पहले वाले में 2 भर गया, दूसरे वाले में 8 भर गया, बचा कितना? 2। तो तीसरे वाले में 2 जाएगा, यानी M कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 2 8 2। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जूल में 1 किलोवाट आवर का मान है। 1 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, और ये बराबर होता है 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल। ये जो किलोवाट आवर है या फिर ये जो यूनिट है, किसकी इकाई है या फिर किसका मात्रक है? तो आप बोलेंगे ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ना कि शक्ति का। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जूल में पूछा गया था, जूल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो यहां पर देखो, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, भाप के रूप में हो, तीनों के साथ करते हैं, तीनों कंडीशन में करते हैं। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, केवल गर्म जल और भाप के साथ करता है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन केवल भाप के साथ अभिक्रिया ये सब करते हैं। और ये सारे धातु तो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो सोडियम है, इसमें ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम है करेगा, सोडियम है करेगा, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ना तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ही ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सब केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना तो ठंडे के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और यूजुअली भौतिक परिवर्तन को बड़ी आसानी से हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना। अब जल जब जल वाष्प में बदलता है तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो जल ही होता है, बस उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जल को आप भाप बना दो, वापस से भाप को ठंडा करके जल बना दो, अवस्था में परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बर्फ के गलन पर जल का बनना, बर्फ को पिघलाकर जल बना दो, जल को जमा कर बर्फ बना दो, अवस्था में परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, जल में आप चीनी को मिला दो तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई अभिक्रिया वहां पर नहीं होती। अगर अभिक्रिया होती तो नया पदार्थ बनता। हम जल में नमक मिलाते हैं, फिर उसको हम चखेंगे तो नमकीन नजर आएगा, तो उसमें आपको नमक का भी टेस्ट मिलेगा और जल का भी टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना ही नहीं, जिससे
कि बिल्कुल ही नया आपको नए गुण वाले आपको पदार्थ मिले, तो आप जल में चीनी घोल दो, नमक घोल दो, वो भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आप पेट्रोल को जलाते हो, पेट्रोल को आप जलाते हो, जब आप जलाते हो तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। पेट्रोल में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जलते हैं, उनका दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, ये सारे बनते हैं। तो यहां पर जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, ना कि भौतिक परिवर्तन। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हम घरों में एलपीजी जलाते हैं, ये अपने आप में क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, जो इनमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उनका अभिक्रिया, उन सारे का अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है तो समुद्र का पानी जो है वो थोड़ा सा खिंचता है और इसी कारण ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा का आना यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति नहीं, ये नहीं होगा। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वहां पर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल होता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल का रोल होता है। ए और बी कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन स्टेटमेंट सी यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसमें किसका रोल होता है? इन दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। द्रव्य यानी कि पदार्थ, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल ठोस में बहुत मजबूत होता है, द्रव में उससे कमजोर होता है और गैस में बहुत ही कमजोर होता है। पदार्थ के यानी कि द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। ठोस के कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसी वाले बल के कारण इसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, अंतर अणु बल बोलते हैं या फिर अंतराण्विक बल बोलते हैं। द्रव्यों के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। यह गलत हो जाएगा। यानी पदार्थ चाहे कोई सा भी हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जो कण होते हैं उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण बल होता है, ये ध्यान में रखिएगा, वो एक जैसा ही होता है। तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। देखो, ठोस, द्रव, गैस, इनमें ये जो आकर्षण बल होते हैं, इनकी जो मजबूती होती है वो अलग अलग होती है। ठोस में सबसे ज्यादा मजबूती आकर्षण बल होता है, द्रव में उससे कमजोर होता है और गैस में बहुत कमजोर होता है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होगा, बिल्कुल सही है। गलत स्टेटमेंट चुनना था तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? यानी एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने एक अम्ल का विलयन लिया और उसमें आपने क्षार का विलयन मिला दिया, तो अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होगी, लवण और जल बनेगा। अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। एसिड एंड बेस ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। और यहाँ पर ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो जाएगा, उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो एक तो लवण का निर्माण होता है और विलयन का तापमान बढ़ता है, विलयन का ताप बढ़ता है। तो 1 और 4, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्त पतन के बारे में, फ्री फॉल के बारे में। हम किसी वस्तु को कब कहते हैं कि वो मुक्त पतन में है? हम किसी वस्तु को तब कहते हैं कि वो मुक्त पतन में है जब उस वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम करे। जैसे किसी वस्तु को आप किसी ऊंचाई से छोड़ते हो तो वास्तव में तो ये होता है कि नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो उसके भार के बराबर होता है, और ऊपर में वायु का प्रतिरोध काम करता है। तो अभी हम इसको मुक्त पतन में नहीं कहेंगे। अगर हम इसको अनदेखा कर देते हैं, जो वायु का प्रतिरोध ऊपर की ओर लग रहा है उसको हम हटा देते हैं, भूल जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, वैसे केस में इस वस्तु पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और तब हम कहेंगे कि वस्तु मुक्त पतन में है।
तो आप चंद्रमा की सतह के निकट आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो मुक्त पतन का उदाहरण होता है। निर्वात में आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं किसी हाइट से तो वो मुक्त पतन का उदाहरण होता है। तो किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, तो ऐसा नहीं है ना। वस्तु जो है नीचे की ओर आ रही है, वस्तु नीचे की ओर आ रही है और जो त्वरण है इस समय गुरुत्वीय त्वरण इसके पास होता है वस्तु के पास मुक्त पतन में, वो भी उसकी दिशा भी नीचे की ओर है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। द्रव्यमान जड़त्व की माप है। ठीक, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो गुरुत्व त्वरण है ना, ये वस्तु के द्रव्यमान पे, वस्तु के आकार पे, वस्तु के घनत्व पे निर्भर नहीं करता है। ये जो जी है ये वस्तु के आकार पे, वस्तु के द्रव्यमान पे, वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ये जो जी है ये पृथ्वी के द्रव्यमान पे, पृथ्वी के आकार पे, पृथ्वी के घनत्व पर निर्भर करता है। तो कहा गया किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण, अब देखो मुक्त पतन में है तो इसके पास जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि ये जी है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जी जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये स्टेटमेंट सही है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है, गलत हो जाएगा। जब त्वरण है तो वेग स्थिर कहेगा। वेग स्थिर का मतलब तो त्वरण 0 होता है, 0 होता है, लेकिन हम बोल ही रहे हैं यहां पर कि गुरुत्व त्वरण इसके पास है, मतलब वेग स्थिर नहीं है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपर्माणिक कणों को दर्शाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल को दर्शाता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स के भीतर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है, परमाणु धन आवेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इनमें धसे होते हैं, और साथ में उन्होंने कहा था कि परमाणु उदासीन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं? धातुएं कई प्रकार के गुणधर्म को दिखाती हैं, जैसे कि धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, धातु से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातुएं जब अपने शुद्ध रूप में होती है तो उनमें चमक होती है, धातु को पीटने पर टन की आवाज आती है, यानी कि ध्वनिक प्रकृति की होती है। धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है, उसको सॉफ्ट करके खींचा जाएगा, ऐसे नहीं खींचेगा वो, ठीक है। तो धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपके घरों में जो तार इस्तेमाल होता है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया होता है उन तारों को बनाने के लिए। द्युतिहीनता यानी कि डलनेस, धातुएं जो होती हैं अगर अपने वो शुद्ध अवस्था में, शुद्ध रूप में है, जैसे लोहा जब वो शुद्ध रूप में है, जंग नहीं लगा है, तो लोहा चमकता है ना, ठीक। तो धातुएं जब अपने शुद्ध रूप में होती है तो वो चमकदार होती है, चमकीली होती है, डल नहीं होती है। तो ये गुणधर्म धातुओं के पास नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि कौन गुणधर्म नहीं दर्शाती, तो सी नहीं दर्शाती। धातुएं जो है डल नहीं, वो शाइन करती है। एक नियत बल 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। देखो ना, आपको समय दिया हुआ है, यहां पर आपसे अंतिम वेग पूछा है और आपको प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ है, आपको प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ है। तो आपके पास गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें आपको v पता है, v चाहिए, u पता है, t पता है, a नहीं पता है। a निकाल लेंगे तो आप जो है v का मान निकाल लेंगे। तो a के जगह पर हम लिख सकते हैं बल बट्टे में द्रव्यमान, क्योंकि आपको बल भी पता है और द्रव्यमान भी पता है, ये बल भी पता है और द्रव्यमान भी पता है। तो ये दोनों डेटा जो है आपको इसीलिए दिया गया ताकि आप त्वरण निकाल सकें, और गुने में समय हो जाएगा। u आपके पास 2 मीटर पर सेकंड है, बल आपके पास 4 न्यूटन है, द्रव्यमान आपके पास 2 किलोग्राम है, सब के सब SI मात्रक में डालेंगे, और समय आपके पास 2 है। तो ये 2 + 4 हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है जैसे कि आप जल में चीनी घोलते हैं, जल में नमक घोलते हैं, अल्कोहल और जल का जो मिश्रण होता है, जल में
घुली चीनी, जल में घुला लवण, और जल में आप कॉपर सल्फेट को भी अगर घोल देते हैं तो पूरा विलयन नीला हो जाएगा और वो समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। जैसे आप जल में चीनी घोलते हैं तो पूरे विलयन का जो टेस्ट होता है, मीठापन जो होता है, वो एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं का विलयन जो है वो ज़्यादा मीठा लग रहा है, कहीं का कम लग रहा है। तो ये समांगी मिश्रण का जो है खासियत है। जल में तेल आप मिलाओगे तो अच्छे से मिलेंगे नहीं, तो ये असमांगी मिश्रण का उदाहरण है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जल और तेल तो अच्छे से मिक्स होते भी नहीं है। सी हमारा राइट आंसर। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो वायुमंडल में कार्बन आपको दिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बहुत कम, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होती है? तो जब आप किसी वस्तु को जमीन से किसी हाइट पर उठाकर ले जाते हो तो उसमें निहित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। उस वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये आप ध्यान में रखें, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m का मान आपको 5 किलोग्राम दिया गया है, g का मान बोल रखा है कि आप 10 ले लीजिए, और h का मान आपको दिया गया है कि 5 मीटर तक उठाया गया है, तो ये 250 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। शुष्क बुझे हुए चूने से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। Ca इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaClO का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला होता है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। शुष्क बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। जब आप इससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो ये विरंजक चूर्ण बनेगा, है ना, ये विरंजक चूर्ण बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम लोग कली चूना भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? नीला थोथा हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को। ये जो जल होता है ना, इसे हम लोग क्रिस्टलन का जल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहां भी क्रिस्टलन के जल है, यहां भी क्रिस्टलन के जल है। किसमें नहीं दिख रहा है? बेकिंग सोडा में नहीं दिख रहा है। बेकिंग सोडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु A की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली वस्तु B की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान है, हाफ mv²। अब ये जो वस्तु A है, इसका द्रव्यमान m है और वेग v है, तो गतिज ऊर्जा ये है। अब एक वस्तु है B जिसका द्रव्यमान 2m है, तो गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या संबंध है? सीधा संबंध है। तो अगर आपने द्रव्यमान को डबल कर दिया तो गतिज ऊर्जा भी पहले की डबल हो जाएगी, क्योंकि जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन केवल द्रव्यमान के कारण आएगा, और सीधा संबंध है कि जिस रेट से द्रव्यमान बढ़ेगा उसी रेट से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर पहले गतिज ऊर्जा 100 जूल थी तो अभी जो है गतिज ऊर्जा 200 जूल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान डबल हो चुका है। ये एक अभिक्रिया आपको दी गई है, इसके लिए सही संतुलित समीकरण चुनिए। बता चुका हूं थोड़ी देर पहले कैसे आप चुनेंगे। तीर के बाईं ओर किसी तत्व के जितने परमाणु होंगे, तीर के दाईं ओर भी उस तत्व के उतने ही परमाणु आपको दिखने चाहिए। अब यहां पर देखो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, यहां पर भी एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं। एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, हर एक तत्व जो है, हर एक एलिमेंट बैलेंस्ड होने चाहिए। अब देखो यहां पर SO4 का होल थ्राइस है, SO4 का होल थ्राइस है,
इसका मतलब क्या हुआ कि SO4 3 बार है, SO4 3 बार है, SO4 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 3 बार है। इसका मतलब 3 बार यहाँ पर सल्फर है। क्या यहाँ पर भी 3 बार सल्फर है? बिल्कुल यहाँ पर भी 3 बार सल्फर है। 3 बार आप BaSO4 लिखोगे, बेरियम सल्फेट लिखोगे, तो एक बेरियम सल्फेट में एक सल्फर के परमाणु है, 3 में 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 12 परमाणु है, 4 गुने में 3 है ना। 3 बार SO4 लिखेंगे तो 1 में 4 तो 3 में 12। क्या यहाँ पर भी 12 है? बिल्कुल यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 12 परमाणु है। तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब चेक करते हैं इस बेरियम को। बेरियम के 3 परमाणु हैं, यहाँ पर भी बेरियम के 3 परमाणु हैं। अब चेक करो क्लोरीन का। क्लोरीन के यहाँ पर 6 परमाणु हैं, 3 गुने में 2। यहाँ पर भी क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, 2 गुने में 3 6। यानी कि ये सही है, यही बैलेंस्ड है, यही बैलेंस्ड है। ठीक है, अब बाकी सारे चेक करो आप तो नहीं मिलेगा आपको आंसर, ऑप्शन सही नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के यहाँ पर 4 परमाणु है, 2 गुने में 2 है ना। एल्यूमिनियम के 4 परमाणु है, 2 गुने में 2, जबकि यहाँ पर 2 ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है, जबकि यहाँ पर 3 परमाणु है, ये ऑप्शन कट जाएगा, नहीं होगा। एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है, यहाँ पर 3 परमाणु है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको चेक करना है, हर एक तत्व जो है बैलेंस होने चाहिए। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। खाना पकाने के बर्तन में एल्यूमिनियम काम आता है, एल्यूमिनियम का बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? एल्यूमिनियम में भाई ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं? एक तो एल्यूमिनियम जल्दी गर्म हो जाता है, यानी कि ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, एक तो ये कारण है। दूसरा, जब ये बर्तन गर्म होता है एल्यूमिनियम का तो पिघलता भी नहीं है, तो गलनांक भी इसका उच्च है। ठीक, हम खाना बनाने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल करेंगे या फिर खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए हम जिस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या खास बात होनी चाहिए कि वो जल्दी गर्म हो जाए ताकि खाना हमारा अच्छे से पके, जल्दी बने। दूसरा कि वो पिघले नहीं, जो धातु है वो पिघले नहीं, तो धातु का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि धातु जो है उस ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और धातु का जो है गलनांक भी ज्यादा होता है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। 1 और 4, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर ये हमारा पार्ट 3 सेट 3 समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले सेट में। थैंक यू सो मच।